नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार, दैनिक पाठशाला के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पर। हिंदी वर्णमाला में एक शब्द आया है वर्ण। ये वर्ण क्या होता है? तो वर्ण की परिभाषा देखिए। वर्ण की परिभाषा होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। और इसके लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई वर्ण की। यानी कि जब मुख विवर से कोई आवाज़ निकलती है तो वो ध्वनि कहलाती है, और उस ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण। इसे दूसरी परिभाषा के आधार पर भी समझ सकते हैं हम कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सके, यानी कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होते हैं। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि का जो लिखित रूप है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। या इसकी दूसरी परिभाषा देखी जाए तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ए, ई, कै, ख, ये सारे लिखित रूप हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। और जब ये मुख विवर से या मुख से इनको बोला जाता है, इनका उच्चारण किया जाता है, उस समय ये क्या कहलाएंगी? ध्वनियाँ। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि मुंह से उच्चारित होने वाले ए, आ, क, ख आदि ये सब क्या हैं? ध्वनियाँ। और ध्वनियों के लिखित रूप के लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि वही बात, वर्ण की परिभाषा हमने ऊपर बताई है, उसी के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि मुंह से उच्चारित होने वाले ए, आ, क, ख आदि क्या हैं? ध्वनियाँ। और जब इन ध्वनियों को लिख दिया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। दोस्तों, वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। अब इसमें अक्षर की परिभाषा भी दे दी गई है कि अक्षर वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। यानी कि हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हवा के एक झटके के साथ में उसको उच्चारित किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, जैसे आ, जी, क्या आदि, ये सब क्या है दोस्तों? अक्षर हैं। इसके बाद में आगे हम देखते हैं मात्रा। मात्रा क्या होती है? तो दोस्तों, प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने बात की थी वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी कि एक चार्ट जिसके अंदर सभी वर्णों को व्यवस्थित किया जाता है, वो ही उसकी क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में अब हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्वर और मात्राएं। तो दोस्तों, आप सबने छोटी क्लासों से पढ़ा होगा कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। और उनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 10, जो इस टेबल में आपके सामने लिखा हुआ है। ए जो है, इसकी अपनी कोई मात्राएं नहीं होती। ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए कुल मात्राओं की संख्या 10 होती है। और कुल स्वर कितने होते हैं? 11, जो कि हमने आपको टेबल के माध्यम से समझाया है। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। ये आपको याद रखनी है, ये नोट लगा लीजिए कि मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती। क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड पीडीएफ के नाम से एक लिंक मिलेगा, तो वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ये एक चार्ट है, जिस चार्ट के आधार पर हमने आपको पूरी वर्णमाला को समझाने की कोशिश की है। देखिए, ऊपर जो है वो स्वर हैं, और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। उसके बाद में एक अनुस्वर होता है। दोस्तों, अनुस्वर और विसर्ग जो है वो स्वर नहीं होते।
ये स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुस्वार यानी कि ए के ऊपर बिंदी लगती है तो उसे अनुस्वार बोलते हैं, और ए के आगे अगर 2 बिंदी लगती हैं तो उसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अनुस्वार की संख्या हिंदी वर्णमाला में 1 होती है और विसर्ग की संख्या भी 1 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। तो ये आपको याद रखना है। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में या इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वर्ण की, कि वर्ण किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने पीछे आपको बताई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि का जो लिखित रूप है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। अब यहाँ हम बात करने हैं कि वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों वर्ण के 2 भेद होते हैं, जिसमें एक है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये आपको पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की, और दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले हैं स्वर। उससे इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे व्यंजनों पर। तो देखिए स्वर की परिभाषा अगर हम देखें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट के निकलती है तो वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ आदि। दोस्तों हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11, जो हमने पीछे आपको बता दी है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वरों के भेद की, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण के उच्चारित स्थान के आधार पर, होस्ट की आकृति यानी कि उसके उच्चारण करते समय होठों की किस प्रकार की आकृति होती है, जिह्वा की स्थिति, जीभ की स्थिति कैसी होती है, मुख आकृति, जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो मुखों की आकृति, मुख की आकृति किस प्रकार की होती है, तो इन सभी के आधार पर स्वरों को भेद किया जाता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है दोस्तों, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या उच्चारण काल, या जिसे मात्रा काल भी कहते हैं, इसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 पे आता है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये 4 हैं ह्रस्व स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कितनी होती है तो आपका आंसर होगा 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर को दोस्तों मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसी के साथ इनको एक मात्रिक तथा लघु स्वर भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। इन स्वरों को जो है वो मूल स्वर भी कहा जाता है। तो इतना आपको ह्रस्व स्वर के बारे में याद रखना है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और ऋषि। उसके बाद में दूसरे नंबर का देखते हैं हम दीर्घ स्वर। दोस्तों जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के बोलने में, या जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये 7 जो स्वर हैं ये कौन से स्वर होंगे? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। इसके साथ में इन्हें द्विमात्रिक तथा गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर थे उन्हें एक मात्रिक और लघु स्वर कहा जाता था। जो दीर्घ स्वर हैं इन्हें द्विमात्रिक और गुरु स्वर कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे स्वर की। तीसरा प्रकार है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं।
एक बार फिर से देखिए, प्लूत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। इसका कोई अपना चिन्ह नहीं होता, इसलिए हिंदी भाषा में इसको 3 का अंक लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें ओम। ठीक, तो इस प्रकार के जो स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय अधिक लगता है, वो स्वर कौन से कहलाते हैं? प्लूत स्वर। अब यहाँ पे एक शब्द है प्लूत, तो प्लूत का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो प्लूत शब्द का अर्थ होता है उछलता हुआ। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्लूत स्वर का मतलब क्या होता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्लूत का मतलब होता है उछलता हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। स्वरों का पहला प्रकार था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उसके बाद में दूसरा प्रकार है ओष्ठों की आकृति के आधार पर, यानी कि होठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, स्वरों को होठ की आकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 है वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार, और दूसरा है अवृत्ताकार। पहला है अवृत्ताकार और दूसरा है वृत्ताकार। अब इनको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों, वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? एक बात कि वृत्ताकार स्वरों को अवर्तुलाकार स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर अथवा अवृत्तमुखी कहते हैं। इन स्वरों को अवर्तुलाकार भी कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, हम बात कर रहे हैं स्वरों के भेदों की। पहला भेद हमने देख लिया था, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। उसके बाद में उसका दूसरा भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर दोस्तों स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, अवृत्ताकार स्वर और वृत्ताकार। बात कर रहे हैं हम अवृत्ताकार की। अवृत्ताकारों को अवर्तुलाकार भी कहा जाता है। अब ये होते क्या हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार न होकर फैले हुए होते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर अथवा अवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ए और आई। ये 6 ऐसे स्वर हैं जो अवृत्ताकार है, यानी कि जब इनका उच्चारण किया जाएगा तो जो होठों की आकृति है वो वृत्ताकार में होकर थोड़े फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये 6 स्वर हो गए अवृत्ताकार स्वर। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले भाग की, वृत्ताकार स्वर। दोस्तों, वृत्ताकार क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो होठ की आकृति है वो गोल हो जाती है, यानी कि वृत्ताकार होती है, इन्हें वृत्ताकार स्वर अथवा वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इसी के साथ इन्हें वर्तुलाकार भी कहा जाता है। अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अंग्रेजी का ओ। ठीक है, तो ये 4 स्वर हैं जो वृत्ताकार हैं और ऊपर जो 6 स्वर थे वो अवृत्ताकार थे। तो दोस्तों, ये हो गया होठ की आकृति के आधार पर स्वरों का भेद। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे भेद की, और तीसरा भेद है दोस्तों उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब? एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निरअनुनासिक स्वर। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को भेद 2 प्रकार के थे, वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार, यानी कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार। उससे पहले हमने देखा था, रिवाइंड कीजिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। और अब तीसरा जो भेद है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक स्वर की। देखिए, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो ध्वनि है वो मुंह के साथ साथ नासिका के द्वार से भी बाहर निकलती है, तो उन स्वरों को कहते हैं अनुनासिक स्वर। और इस प्रकार के स्वरों को लिखने के लिए क्या होता है कि उस जो सिरा रेखा होती है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। अगर वहां पे पहले से कोई मात्रा लगी है किसी
वर्ण के ऊपर और वहां पे हमें चंद्र बिंदु की भी अगर आवश्यकता पड़े तो मात्राओं के या फिर स्थान का अभाव होते हुए हम चंद्र बिंदु की जगह वहां पे बिंदु भी लगा सकते हैं। ठीक है, यही इसमें कहा गया है। तो बात करें अनुनासिक की, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में जो वायु है वो मुख के साथ साथ में नासिका के द्वार से भी बाहर निकलती है, तो वो कौन से स्वर कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर। दोस्तों इन्हें सा अनुनासिक स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला देखते हैं निरनुनासिक। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुंह से बाहर निकलती है उनको निरनुनासिक स्वर कहते हैं। इन्हें अनअनुनासिक अथवा मौखिक स्वर भी कहा जाता है। तो ये हो गए निरनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि जब स्वर के उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख्य विवर के साथ साथ नासिका द्वार से भी बाहर निकलती है, तो वो होते हैं अनुनासिक स्वर। और जब स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल मुख विवर से ही बाहर निकलती है या मुंह से बाहर निकलती है, नाक से नहीं निकलती, तो इस प्रकार के जो स्वर होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? कौन से होते हैं? निरनुनासिक। निरनुनासिक स्वरों को दोस्तों अनअनुनासिक स्वर अथवा मौखिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस तालिका के आधार पर हम अनुनासिक और निरअनुनासिक स्वरों को समझ सकते हैं। देखिए अ है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक स्वर है। ठीक है, इसी के साथ में अगर सामने देखा जाए निरअनुनासिक स्वर तो अ है, इसके ऊपर कोई चंद्र बिंदु नहीं है, यानी कि जब वायु है वो सिर्फ मुख से बाहर निकलेगी। जैसे सवार, इसमें सिर्फ जो वायु है वो मुख से निकलती है। ऊपर वाले जो अनुनासिक स्वर हैं इनमें वायु नाक से और मुख से दोनों से बाहर निकलेगी, जैसे संवार। तो ये जो है अनुनासिक स्वर हैं, और जिनमें चंद्र बिंदु लगा है वो तो, और जिस पे चंद्र बिंदु या बिंदु नहीं लगा है वो कौन से हैं? निरअनुनासिक। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो प्रकार है दोस्तों वो है जिह्वा की स्थिति। दोस्तों जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, जिसमें पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अब ये अग्र, मध्य और पश्च स्वर होते क्या हैं, इनको हम थोड़ा विस्तार से समझ लें। देखिए दोस्तों, जिह्वा की स्थिति के आधार पर इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से किया जाता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं, मध्य भाग से उच्चारित होने वाले मध्य स्वर कहलाएंगे और पश्च भाग से उच्चारित होने वाले पश्च स्वर कहलाएंगे। अग्र स्वरों की अगर बात की जाए तो ए, बड़ी ई, ए और आई, ये 4 स्वर होंगे अग्र स्वरों में। मध्य स्वरों में सिर्फ एक स्वर आएगा अ, और पश्च स्वरों की अगर बात की जाए तो पश्च स्वरों में आएंगे दोस्तों ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, और अंग्रेजी का ओ। तो ये सारे पश्च स्वर में आएंगे। अब इसके बाद में हम डिटेल से पढ़ते हैं अग्र स्वर क्या होते हैं। दोस्तों जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 4 होते हैं अग्र स्वर। कौन कौन से? ई, बड़ी, ए और आई। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों दूसरा जो भेद है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होते हैं कि जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। इस स्थिति में उच्चारित ध्वनि सिर्फ एक है, कौन सी? अ। उसके बाद में तीसरा जो भेद है वो है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होते हैं दोस्तों? पश्च स्वर वो होते हैं कि जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या हमने देखी थी, कितनी होती है? 5। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, और एक होता है अंग्रेजी का ओ। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 स्वर हैं जो पश्च स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्वरों का 5वां भेद है मुख आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर दोस्तों थोड़ा रिमाइंड करें, 4 भेद हमने देख लिए हैं स्वरों के, जिसमें पहला भेद था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा भेद था होष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा था उच्चारण स्थान के आधार पर, और चौथा था जिह्वा की स्थिति के आधार पर। और अब 5वां जो भाग है वो है मुख आकृति के आधार पर स्वरों का भेद। दोस्तों मुंह खुलने के अनुसार इन स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है संवृत,
नंबर 2 है अर्धसंवृत, नंबर 3 है विवृत स्वर और नंबर 4 है अर्धविवृत स्वर। तो ये 4 प्रकार हैं मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भाग हैं। कौन सा? पहला नंबर है संवृत स्वर, दूसरा है अर्धसंवृत, तीसरा है विवृत और चौथा है अर्धविवृत स्वर। पहले हम बात करते हैं विवृत स्वरों की। विवृत स्वर क्या होते हैं दोस्तों? विवृत का मतलब होता है अधिक खुला हुआ, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है वो अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है। इनमें कौन सा स्वर आता है? अ। एक ही है अ, जिसके उच्चारण में मुख जो है वो अधिक खुलता है, इसीलिए इन्हें विवृत स्वर कहा जाता है, क्योंकि विवृत का अर्थ ही होता है अधिक खुला हुआ। ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं संवृत स्वर। दोस्तों संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं ये स्वर? ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ये 4 स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, इसलिए इन स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा भेद देखते हैं दोस्तों, अर्धविवृत। अर्धविवृत है जो विवृत से थोड़ा कम खुलेगा। देखिए, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनमें 3 स्वर होते हैं, ए, ऐ और औ। ये हो गए 3 अर्धविवृत स्वर। उसके बाद में चौथा देखते हैं अर्धसंवृत स्वर। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुला हो उन्हें अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे? इनकी संख्या 2 होगी। कौन से? ए और ओ। ये जो भेद हैं वो हैं दोस्तों मुख आकृति के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। विवृत, संविवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत। विवृत का मतलब होता है, अर्थ याद रखना है सिर्फ आपको, विवृत का मतलब होता है अधिक खुला हुआ, संवृत का मतलब होता है कम खुला हुआ, अर्धविवृत का मतलब होता है कि विवृत से थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक। ठीक है। अर्धसंवृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है वो संवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुले अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2, ए और ओ।